नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आखिरकार वो समय आ ही गया जम्मू कश्मीर और विपक्षी दलों को जिसका वो बेसब्री से लंबे समय से इंतजार था। अब सुप्रीम कोर्ट जो है 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा फैसला देने वाली है, जिस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रांतीय प्रधान एनसी के रतन लाल गुप्ता जी। सर, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। सर, जैसे कि 370 जिसको लेकर एनसी भी बहुत बार आगे आई है, आपने याचिकाएं भी दायर की हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब जो है 11 दिसंबर को उसको लेकर एक फैसला आने वाला है। क्या कुछ लगता है कि किस तरह का फैसला इस बार सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली है? देखिए, मैं समझता हूं कि मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बाकियों ने भी 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद वो रिट पिटीशन जो दायर की, उसके बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स हुए और हमें पूरा यकीन है कि हमें हाईएस्ट फोरम से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कुआत हैं, वो समझते हैं कि हम इंसाफ के लिए वहाँ ऑनरेबल कोर्ट में गए हैं और उस इंसाफ का हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी वो शान बवान जो जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, वो इंटेग्रिटी, वो हमें वापस मिलेगी। और हम समझते हैं कि ये जो फैसला हुआ था, इस रियासत को 2 हिस्सों में बांटा गया या इस रियासत के अंदर किस ढंग से यूटी बनाई गई, ये तमाम बातें जो हैं हर एक के मन को खटकती हैं। खासकर जो हमारे यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उनकी नौकरियों तक की गारंटी नहीं यहाँ रखी गई। हम समझते हैं कि ये जब हमें इंसाफ मिलेगा, वो इस इंतज़ार में हैं बच्चे कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमारे जो जॉब्स हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर में जैसे पहले सिक्योर थे, अब भी सिक्योर होंगे। इसी प्रकार हमारी ज़मीनें की जो प्रोटेक्शन है वो पूरी हमें मिलेगी। तो हम पूरा यकीन रखते हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि ये जो फैसला आएगा वो हमारे हक़ में होगा, हमें इंसाफ मिलेगा और हम जम्मू कश्मीर के लोग खुश होंगे, क्योंकि हमारी आन बान शान सब इस एब्रोगेशन 370 के एब्रोगेशन से चली गई है, वो हमारी बहाल हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? सर, जैसे कि आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि कोर्ट जो है आपके जो आदरणीय कोर्ट है, वो ऑनरेबल कोर्ट आपके हक में फैसला सुनाएगी, लेकिन अगर आपके हक में फैसला नहीं हुआ तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो ये है कि हम पूरी आशावादी हैं, हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट जो है वो हमें पूरा इंसाफ देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पूरी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं कि भाई साहब अगर फैसला आपके अगेंस्ट गया, तो हमारी पार्टी, हमारे लोग बैठेंगे, सोच विचार करेंगे कि साहब इसके आगे हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन हम पूरे आशावादी हैं, पूरा हमें यकीन है कि जो फैसला है वो हमें इंसाफ मिलेगा और फैसला हमारे हक में आएगा। सर, आपने बात की है कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, उसके बाद से जो है यूथ अनएम्प्लॉयड हुआ है, लेकिन वहीं गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाली गई हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें काफ़ी असर देखने को नज़र आया है। बदकिस्मती है कि जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है और जो लोगों को ये बता रहे हैं, वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 6 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल मिनिस्टर ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 18.5 है। ये क्या बात होगी? कितनी नौकरियां इन 6 महीनों में दे दी इन्होंने कि ये कह रहे हैं कि हमारा रेट जो है अनएम्प्लॉयमेंट का 4% है। ये सरीने झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मुझे बताइए कि 18% से 4% ये कह रहे हैं, इन्होंने इस दौरान 6 महीने में कितनी नौकरियां दी? हम चैलेंज कर रहे हैं ना, ये हमने स्टेटमेंट दे के ये चैलेंज किया डाटा कि साहब इनका डाटा जो है, ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दुरुस्त नहीं है ये डाटा। तो हमने तो चैलेंज किया है, इनको बताया है कि हमें बताइए ये कि मतलब पिछले 6 महीने में इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी हैं कि इनका रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो इनके सेंटर के मिनिस्टर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 18.3% है।
ये कितनी इन्होंने नौकरियां दी हैं हम पूछना चाहते हैं, जो इसका रेट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट रिड्यूस होकर 4% पे आ गया है। तो ये तो गलत डाटा है। हम नहीं समझते कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। हम तो समझते हैं कि गलत है। सर, अगर बात की जाए असेंबली इलेक्शन की, जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली इलेक्शन को लेकर अभी कोई भी जो है कुछ भी सुनने को नज़र नहीं आ रहा। क्या लगता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बजेगा? बड़ी बदकिस्मती की बात है। आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाने में आप कह रहे हैं कि नॉर्मलसी है यहाँ पे, और असेंबली का इलेक्शन डिट्टो है। वही वोटर हैं, वही वोटर लिस्टें हैं, वही आपके पोलिंग स्टेशन बनेंगे, उन्हीं जगहों पे पोलिंग डालने के लिए वोटर आएंगे। तो मुझे आप बताइए कि जब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है उसके लिए आबो हवा माकूल है, तो ये क्या बात है कि असेंबली के लिए माकूल क्यों नहीं है? हम तो ये बात पूछना चाहते हैं। इसलिए ये जो तमाम बातें कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, ये कहते हैं पूरी दुनिया में कि भारत की डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की रूह होती है। आप अंदाज़ा लगाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिस असेंबली को भंग किए हुए 5 साल हो गए, जबकि कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक असेंबली को भंग किए हुए विदिन 6 मंथ्स जो है इलेक्शन करवाने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि अगर असेंबली भंग है तो विदिन 6 मंथ से इलेक्शन करवाने चाहिए। और अब जो कह रहे हैं कि साहब पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हालात माकूल हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, कोई नॉर्मलसी है, तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? बावजूद इस बात के कि पिछले दिनों हम ऑनरेबल डॉक्टर फारूक साहब की सरपरस्ती में तमाम अपोजिशन पार्टी जो जम्मू कश्मीर की हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। उन्होंने कहा, हमने बड़ी अच्छे ढंग से उनसे अपना केस आर्गू किया कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर में एक खला है। सिर्फ असेंबली इलेक्शन ही नहीं, पंचायती राज इलेक्शन या यूएलबी के इलेक्शन, उनको भी डेफर कर दिया गया। वही मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की वजह से एक खला है, और हमने तमाम वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया है जो एक इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। मसलन डिलिमिटेशन हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी की करवा दी है, वोटर लिस्टें हर कॉन्स्टिट्यूंसी की तैयार की हुई है। तो अब उससे ज़्यादा अब इलेक्शन का हम वेट कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री जब भी हमें इशारा करती है तो हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब इलेक्शन हरी झंडी भी होम मिनिस्टर साहब ने देनी है, तो गवर्नमेंट वहाँ भी इनकी है, यहाँ भी इनकी है। हम ये लोग आज ये इसी बात को सोच रहे हैं कि साहब बात क्या है कि असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? सिर्फ एक बात है, खौफ है इनको, डरते हैं ये कि साहब अगर कोई भी इलेक्शन हम यहाँ करवाएं हम जीत नहीं पाएंगे। यही वजह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन, म्यूनसिपलिटीज़ के, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है इन्होंने प्रोसेस ही शुरू कर दिया था। आइडेंटिफाई कर दिए थे वार्ड, कौन सा वार्ड रिजर्व होगा, वोटर लिस्टें तैयार हो गई थी, वार्डों का सब कुछ सिस्टम तैयार हो गया था, लेकिन वो उसका इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया। क्यों? इसलिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी डर रही है, खौफ में है, और खासकर करगिल के इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल ही ये समझ गए कि हम जम्मू कश्मीर में जीत नहीं पाएंगे, कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन, म्यूनसिपलिटियों के इलेक्शन, पंचायतों के इलेक्शन, डीडीसी चेयरमैन के इलेक्शन सब इन्होंने पोस्टपोन करके अब हालात यही बना दिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना अगर कोई इलेक्शन होंगे तो ये समझते हैं कि हम हार जाएंगे, लिहाजा करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। सर, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी ने भारी भरकम वोटें हासिल की हैं, और वहीं उमर अब्दुल्ला का ये बयान भी आता है कि अगर यही हाल रहा तो हमारा तो क्या किसी का भी यहाँ पर जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। उस पर क्या आपका कहना है? मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शनों में इन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया था। अगर ये इलेक्शन 5 स्टेटों के इंडिया गठबंधन के नाम पे लड़ते और कांग्रेस अपनी हट धर्मी नहीं करती
तो मैं समझता हूं कि ये पांचों की पांचें स्टेटें आज इंडिया गठबंधन के पास होती, लेकिन नहीं, इनको वही है कि हम हैं, जो हम हैं वही इनको मार गया है। इस वक्त एकजुट एक मुठ होने की जरूरत है अपोजिशन को। अगर होंगे तो गाड़ी चलेगी, नहीं होंगे तो जैसे बैठे हुए हैं बैठे रहेंगे। सर, लगता है आपको कि एकजुट होकर आप बीजेपी को हरा सकते हो? पूरी उम्मीद है हमें। हम समझते हैं कि अगर ये एकजुट हो जाए, जो सेकुलर वोट है वो डिवाइड ना हो। ये उसकी डिवीजन की वजह से बीजेपी जीत रही है, अदरवाइज बीजेपी 35-40% से वोट टोटल है इनके पास। 60-65% वोट जो है अब भी बीजेपी के एंटी है, लेकिन बिखरा हुआ है। अपोजिशन जो है वो अगर अपने आप को इस 65% वोटों को समेटने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ बीजेपी तो हारी ही है। 35% कहाँ और 65% कहाँ। लेकिन अब ये इनको बैठ के सोचना है। अब फिर 17 तारीख को इन्होंने रखी है मीटिंगें कर करके। एक तो इनकी परेशानी ये है कि अभी जुमा 8 दिन अभी सोच ही रहे थे तो पहले ही बात आ गई कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अरे भैया पहले जीतो तो सही, उसके बाद सोचो प्राइम मिनिस्टर किसने लाना है। तो पहले 5-7 तो प्राइम मिनिस्टर ही बन गए हैं इनके, तो वो नहीं बनेगा। आपको जैसे अब डॉक्टर साहब ने फरमाया है, कल ही परसों ही स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ये हमारा गठबंधन हम बनाएंगे और ये मजबूती से चलेगा। अगर सारे की सब अपोजिशन लीडरों की ये सोच बन जाए, मार खा रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी खाई है मार इन्होंने। अगर ये एकजुट और एक मुठ हो जाए और मुल्क के लिए सोचें तो मैं समझता हूं कि हम बीजेपी को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी और बीजेपी हार जाएगी। एक 1 वर्सेस 1 हो जाए तो बीजेपी वर्सेस 1 कैंडिडेट फ्रॉम द अपोजिशन, हम डेफिनेटली जीतेंगे, क्योंकि 65% वोट तो आज भी बीजेपी के एंटी है। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब अपोजिशन को चाहिए। अब 17 तारीख को फिर मीटिंग रखी हुई है। ये इनको अगर एकजुट एक मुठ और एक अपना गठबंधन को मजबूत करना है तो इन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो इनको बाला ताक रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और एक अच्छे ढंग से सोच विचार करने के बाद ये जो इंडिया इन्होंने बनाया है गठबंधन, इसको मजबूत करने की बात करें तो आएगा, वरना नहीं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि 11 दिसंबर को जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आता है उसे ये पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।